हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में क्लास 12 के पहले यूनिट का लेक्चर 8 हम डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स कवर करेंगे। दूसरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल स्टार्ट कर लेंगे हम दो टॉपिक्स आज। द फर्स्ट टॉपिक इज़ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ डिफेक्ट आर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। ओके, ये दो टॉपिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आमतौर पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर एक न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है कि आपको किसी एक क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम की बेस पर। तो फिर आपको भी हम कुछ देंगे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको ट्राई करेंगे। ओके, आइए। डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो आइए, मतलब ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता है डेंसिटी किस चीज़ को बोलते हैं, आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का कंसेप्ट आपको है। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल की डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, आइए। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। देखो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये डेंसिटी है। आइए इसको फार्मूले को हम डिस्कस करेंगे, ये कौन सी चीज़ें क्या हैं। ओके, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Z हमारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हमने पिछले एक दो लेक्चर से हम यूनिट सेल को पढ़ते आ रहे हैं। हमने पढ़ा था सिंपल यूनिट सेल, हमने पढ़ा FCC, हमने पढ़े BCC, हमने पढ़ा। आपको हर एक में पता है कि हर एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें, सिंपल हमारे पास होते हैं एक, क्योंकि उसमें 8 कार्नर्स होते हैं, 4 इसमें और 4 जो बैक वाले होते हैं, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और हर पार्टिकल का 1/8 कंट्रीब्यूशन हुआ। ये हुआ 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 8 कैंसिल करके 1। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर देर इज द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन पार्टिकल, एक पार्टिकल होगा। दिस मीन्स दैट फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स। एंड फॉर FCC में कॉर्नर्स पर भी होते हैं और सेंटर ऑफ फेस पर भी होते हैं। तो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, तो वो टोटल बनते थे 4। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ Z इन केस ऑफ FCC इज 4 एंड इन केस ऑफ BCC इट इज़ 2। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास कॉर्नर्स पर होते हैं और एक बॉडी के सेंटर में एक होता है, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है। और कॉर्नर्स पर 1/8, तो 8 इंटू 1/8 हमारे पास हुआ 1 हुआ हमारे पास कॉर्नर्स वालों का कंट्रीब्यूशन, और एक हमारे पास सेंटर में होता है। दिस मीन्स दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टोटल 2 पार्टिकल्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Z इन केस ऑफ BCC इट इज़ 2। क्लियर? ओके, मतलब Z हम पता चल गया फार्मूला में के अंदर जो ये Z था, ये वाला Z, इस Z का हमने पता कर लिया कि Z क्या था। ये Z था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अपर यूनिट सेल इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज M हमारे पास होता है मोलर मास या एटॉमिक मास। ओके, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। M हमारे पास, ये M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास को या एटॉमिक मास को। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटम, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्युमिनियम है, या आपके पास सोडियम है, या आपके पास हाइड्रोजन है, या आपके पास सिल्वर है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे एटम्स होंगे। इन एटम्स का एटॉमिक मास सिंपल से आपने बात करने, कार्बन आपके पास हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके पास पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स होंगे। एक्चुअल में जो M है ये रिप्रेजेंट करते हैं इनके मास को, जैसे कार्बन का आएगा 12, इसी तरीके से, ठीक। द नेक्स्ट इज A कहाँ से लाया मैंने, देखिए यहाँ पर ये वाला जो A आपको दिख रहा है यहाँ पर A, ठीक है ना, A क्यूब। A रिप्रेजेंट कर रहा है एज लेंथ को, ठीक है। जब आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वहां पर आपके पास एज लेंथ दी होगी, गिवन होगी एज लेंथ। ओके, NA रिप्रेजेंट एवोगाड्रोस नंबर, आपको पता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई। ओके, अगर एजलेस सेंटीमीटर में दिए, देखो आमतौर पर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको मेनली पिकोमीटर में होगी वैल्यू, ठीक है, PM। लेकिन इन केस अगर आपको सेंटीमीटर में वैल्यू दी होगी, इन दैट केस आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो जो 10⁻30 था उस 30 को कैंसिल करेंगे आप इस केस में, अगर आपके पास सेंटीमीटर में गिवन होगी वैल्यू। ओके, आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया है, देखिए an element having atomic mass equal to 60 units, okay, crystallizes in BCC and BCC means body centered cubic unit cell। okay, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इन केस ऑफ BCC Z इज इक्वल टू 2, क्योंकि BCC के केस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 वो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर। ओके,
हैविंग एन एज लेंथ ऑफ 200 पिकोमीटर। ओके, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। बहुत इजी, सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बस देखिए यहाँ पर कैसे किया मैंने। वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज कैलकुलेटेड एज डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। ओके, 10⁻⁻30 सॉरी 10⁻+30 है, माइनस नहीं +30। ओके, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, देखिए क्या आएगा। -30 सॉरी -30 ही है, -30। ओके, आइए अब वैल्यूज को पुट करेंगे हम। डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 60। देखो कहाँ से लाया मैंने, देखिए हमारे पास था फॉर्मूले में अंदर सबसे पहले Z था। Z मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द पर्टिकुलर यूनिट सेल। इन केस ऑफ BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, वहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 होते हैं, 2। तो Z की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी। मास आपके पास गिवन है, मोलर मास दिया है 60 यूनिट्स पर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 62 इंटू 60 आ गया अपॉन Na हमारे पास होता है अवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 200 पिकोमीटर हमारे पास थी एज लेंथ A। ओके, A की वैल्यू 200 थी और इसको क्यूब है तो मैंने क्यूब यहाँ पर यूज़ किया है, और 10⁻⁻30। ओके, नेक्स्ट 120 अपॉन मैंने वैल्यूज़ को पुट किया है। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इट फाइनली कम्स आउट इक्वल टू 24.9, और इसको हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट 24.9 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे लगभग 25 हमारे पास आएगा। देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल विल बी 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करना, निकालने की कोशिश करना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बोलना कि आपके पास इस पर्टिकुलर क्रिस्टल की डेंसिटी क्या निकली। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर which crystallizes in FCC arrangement having an edge length of 406 picometer and molar mass is 108 ग्राम पर मोल। ओके, ये आपके पास गिवन सारी चीज़ें हैं। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी आपके पास क्या आई। ओके, नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज डिफेक्ट्स। आज हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आमतौर पर पूछा जाता है। इसके अंदर हम कुछ ऐसे डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। हमने क्या देखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहा जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि जो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ वो अरेंज होते हैं। ओके, बट ऐसा देखा गया है, मतलब जिन सॉलिड्स के अंदर ये अरेंजमेंट बिल्कुल मतलब पूरा अरेंजमेंट पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, मतलब यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होगी, सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर लाइन में होंगे, एक पर्टिकुलर वेल ऑर्डर अरेंजमेंट में होंगे, उन सॉलिड्स को हम बोलते हैं आइडियल सॉलिड्स या आइडियल क्रिस्टल्स। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आइडियल क्रिस्टल सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं होते हैं। उनमें से कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कहीं ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब ये जो अरेंजमेंट होता है ना, ये अरेंजमेंट पूरा एग्जैक्ट 100% ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये पार्टिकल जो है डेविएट कर जाते हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से। ओके, वो जो डेविएशन है उनका पार्टिकल्स का अपने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट से, उसी डेविएशन को हम बोलते हैं डिफेक्ट। ओके, एन आइडियल क्रिस्टल, in ideal crystals there is perfect arrangement of constituent particles, thus any deviation from the perfectly ordered arrangement of constituent particles in a crystal is known as defect or imperfection। okay, या imperfection कहते हैं इसको, या defect या imperfection। मतलब perfection means एक particular arrangement, well ordered arrangement होगा constituent particles का। अगर वो perfect arrangement नहीं होगा तो उसको बोलते हैं imperfection। okay, डिफेक्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स को, और इस क्लास के अंदर भी हम पॉइंट डिफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। ये वाला हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही मेंशन है, इसलिए हम पॉइंट डिफेक्ट को ही डिस्कस करेंगे। ओके, आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स, या इसको कहा जाता है एटॉमिक डिफेक्ट्स या एटॉमिक इम्परफेक्शन या पॉइंट इम्परफेक्शन, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ओके, इन डिफेक्ट में क्या होगा, देखिए, दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज, सॉरी एक सेकेंड, ओके, दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डेविएशन इन द पोजिशन ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल।
अगर एक क्रिस्टल के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाएगा, ये ऐसे डिफेक्ट अराइज होते हैं, ठीक है। इन डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर, ओके। द फर्स्ट टाइप इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द सेकंड इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड द थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आइए हम पहले डिस्कस करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक्चुअल में वो वाले डिफेक्ट होते हैं जिनमें स्टोकियोमेट्री जो है क्रिस्टल की वो चेंज नहीं होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। आइए इसको समझें स्टोकियोमेट्री क्या होती है। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, ओके, ऐसा सपोज, क्लियर। और ये जो सॉलिड है ये बहुत बड़ा सॉलिड मान के चलते हैं, ये इतना जैसा सॉलिड है और इतने जैसे सॉलिड के अंदर, ओके। और इस सॉलिड के अंदर एक सिर्फ इस किस्म का अरेंजमेंट पाया जाता है, मतलब मान के चलते हैं इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है इस पूरे सॉलिड के अंदर, ओके। अगर मैं इस सॉलिड का कोई भी पार्ट ले लूं तो हर पार्ट में मेरे को इस टाइप का अरेंजमेंट दिखेगा, पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखेगा। तो स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में कुछ ऐसा डिफेक्ट होगा कि ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ये अरेंजमेंट जिस किस्म से जिस टाइप से यहाँ पर अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट एज सच रहेगा, डिफेक्ट कुछ इसके एक्स्ट्रा में आएगा। या मान के चलते हैं सपोज यहाँ पर जो ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल मिस हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, देखो अरेंजमेंट फिर वैसा ही रहेगा पार्टिकल बाकी पार्टिकल्स का, ओके। सिर्फ ये वाला पार्टिकल यहाँ से मिस हो जाएगा या कोई पार्टिकल यहाँ पर अंदर आ जाएगा, इस तरीके से जो ओवरऑल यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो ओवरऑल अरेंजमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कि इन दिस डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द स्टोकियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। स्टोकियोमेट्री सेम रहेगी, मतलब इनका जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट ओवरऑल अरेंजमेंट जो है, जो अगर देखा जाएगा पूरे क्रिस्टल के रेशो का अरेंजमेंट का रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। जो पूरा अरेंजमेंट है ना कांस्टेंट पार्टिकल्स का, उनकी अगर रेशो हम देखेंगे वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ओके। आइए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया 4 टाइप्स के अंदर, एंड these 4 types are vacancy defects, interstitial defects, Schottky defect and Frankel defect। इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है। आइए इसमें हमारे पास जो ये वाले 2 डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये देखा गया है किसके अंदर, नॉन आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, जैसे मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, उन सॉलिड्स के अंदर ये डिफेक्ट देखे गए हैं। जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हैं ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर देखे गए हैं, और दीज 2 डिफेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ओके। पहले हम पढ़ते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है वैकेंसी, वैकेंसी मीन्स कुछ खाली जगह रहेगी यहाँ पर, मतलब कोई पोजीशन वैकेंट रहेगी यहाँ पर, जो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा उस अरेंजमेंट में कुछ वैकेंसी रह जाएगी। इन दिस डिफेक्ट सर्टेन वैकेंसीज आर फॉर्म ड्यू टू मिसिंग ऑफ सम पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ पार्टिकल्स मिसिंग होंगे, ठीक है ना, उन मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स की वजह से कुछ वैकेंसीज जनरेट होंगी, देयरफॉर दिस डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करी है, यहाँ पर देखिए, एक देखो पूरा अरेंजमेंट है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ठीक है ना, अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरेंजमेंट में कोई डेविएशन नहीं है, ठीक है ना, पूरा अरेंजमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, पूरा देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर स्टोकियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब नहीं है। बट ऐसा कुछ है, देखो ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन पोजीशन पर जो पार्टिकल है वो मिसिंग है और यहाँ पर वैकेंसीज जनरेट हो गई हैं। देयरफॉर ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड्स के अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पर तो पूरा अरेंजमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मिसिंग है, और इस मिसिंग को, इस डेविएशन को, इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट या वैकेंसी इम्परफेक्शन, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज जनरेट होती हैं। अब देखो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ओके। देखिए सबसे पहले देखिए आप कि यहाँ पर हमारे पास वैकेंसीज जनरेट हुई है ना। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो ये वाला पार्टिकल था और ये वाला पार्टिकल था, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन के साथ जो है यहाँ पर थे, इन्हें अट्रैक्ट किया था एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से इन्होंने भी किया था, इन्होंने भी किया था, हर एक पार्टिकल ने एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट किया हुआ होता है। एज अ रिजल्ट ये पूरा जो क्रिस्टल होता है ये स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबल क्रिस्टल होता है। बट जब ये वैकेंसी जनरेट होंगी, जो ये वाला पार्टिकल था या ये वाला, मैं ब्लैक पेन से शो करूँगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको जो है यहाँ पर जो फोर्स होनी चाहिए थी वो यहाँ पर एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ पर ये आ सकते हैं, यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ड्यू टू मूवमेंट एंड देयर हायर एनर्जीज द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ दिस क्रिस्टल डिक्रीजेज। अब इससे ये क्या हुआ कि अगर वैकेंसीज जनरेट होंगी किसी भी सॉलिड के अंदर, अगर उसका अरेंजमेंट जो है वो एज सच नहीं रहा जो नॉर्मली रहना चाहिए था, एक परफेक्ट अरेंजमेंट, इससे क्या होगा कि पूरे क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो है वो अल्टर करेगी, वेरी करेगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट इन वैकेंसी डिफेक्ट द
स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज। ओके, अब दूसरी बात अगर डेंसिटी की हम बात करें, ठीक है ना, देखो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल जो थे एक अरेंजमेंट में प्रेजेंट थे, लेकिन किसी वजह से यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मिस हो गए। अब मिसिंग होने की वजह से यहाँ पर स्पेसेस जनरेट होगी। जब स्पेसेस जनरेट होगी ऑफकोर्स इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इन वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, कम हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होगी। इंक्रीज कंडक्टिविटी इसलिए होगी क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फोर्स के साथ ये पार्टिकल जो हैं अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ से ये फ्री नहीं हो सकते हैं। अब वैकेंसीज जब जनरेट हो गई, वैकेंसीज की वजह से ये पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। ड्यू टू फास्टर मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स दे कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इन वैकेंसीज की वजह से ये पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे। ज़्यादा मूवमेंट की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज कर जाएगी। ओके, यस, देखो लिखा मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत, ड्यू टू दिस वैकेंसी द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू फास्ट मूवमेंट एंड हाई एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसेस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेज। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये। द नेक्स्ट डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पर भी नाम ही इंडिकेट कर रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मींस देयर विल बी समथिंग इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस हुई बीच में कोई स्पेस जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है। ओके, ये जो स्पेसेस बीच में रहती हैं, ये वाली स्पेसेस, ये इन स्पेस के बीच में कोई पार्टिकल्स एक्स्ट्रा होंगे। इन दिस डिफेक्ट्स certain extra particles are present in the interstitial spaces of the crystal। ओके, देखो यहाँ पर शो मैंने किया है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप। चलो मैं आपको एक डायग्राम में आपको डायग्राम पे अटैच करी, इससे मैं आपको डायग्राम के वहाँ से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट में आ जाइए आप। वैकेंसी डिफेक्ट हमने डिस्कस किया। देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का, देखो यहाँ पर है ना, ऐसे अरेंजमेंट है ना पार्टिकल्स का, देखो यहाँ पर, क्लियर। अब क्या हुआ कि इस अरेंजमेंट से देखो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एब्सेंट है ना, वैकेंसी जनरेट हो गई है, देयरफॉर इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर। अब देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पर मैंने शो किया आपको, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, देखो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। देखो ओवरऑल स्टोकियोमेट्री कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है इसका अरेंजमेंट। देखो अरेंजमेंट बिल्कुल कांस्टेंट अरेंजमेंट है, बट क्या हुआ, ये देखो ये वाले पार्टिकल्स, देखो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस हुए ना, ये वाले इन स्पेसेस के अंदर जो प्रेजेंट है ना, मतलब अरेंजमेंट ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप कर गए इसकी स्पेसेस के अंदर, देयरफॉर इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, देखो यहाँ पर अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इनके। अब जब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट हैं, इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी ओवरऑल कम हो जाएगी, ऑफ कोर्स कम हो जाएगी स्टेबिलिटी, क्योंकि जो फोर्स थी इनके बीच में, एक पर्टिकुलर फोर्स थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो कुछ किसी ना किसी तरीके से इन पार्टिकल्स की वजह से डिस्टर्ब हो गई, देयरफॉर द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड और क्रिस्टल डिक्रीजेस। ओके, डेंसिटी की बात करें, ऑफ कोर्स क्योंकि एक्स्ट्रा पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो डेंसिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज ही हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स और ये एक्स्ट्रा पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनको डिस्टेबलाइज करेंगे। डिस्टेबलाइज होने की वजह से ये और ज़्यादा मूव करेंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी की वजह से ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगे, एज अ रिजल्ट ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज इन दिस केस। ड्यू टू these defects the stability of the crystal decreases and इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमारे पास है कोई डिफेक्ट। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट जो डिफेक्ट्स है हमारे पास फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।